गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन अभी धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो वैसे ही हम लोग भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दिए। ठीक है, अभी 5-6 महीने से कोई, आपने देखा होगा, कोई भी चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लॉकडाउन की वजह से मैं फंसा हुआ था, घर पे ही फंसा हुआ था। और जो भी बच्चों की क्लासेस चल रही थी वो भी नहीं चल रही थी। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे आप लोगों के कि सर क्लास होगी या आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, या फिर यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो सर करवा दीजिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चों मैसेज कर रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे भी। किसी का जो है तो मैसेज आ रहा था मेरे फ़ोन पर पे, सेल फ़ोन पे भी। तो अभी जो है ये पूरा का पूरा सेटअप लग गया है। ठीक है, एक एक करके हम लोग यूट्यूब पे सारी क्लासेस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। आज से सारी क्लासेस अपलोड होंगी। ठीक है, शुरुआत हम लोग करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक है वो है आईपीसी सीआरपीसी, मतलब जो भी आपका बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि एवं संविधान का जो आपका टॉपिक है, उस पर टॉपिक पे वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो है क्लास आपकी चलेगी, डेली लेक्चर अपलोड होता रहेगा। ठीक है, आप उसको देखेंगे। 8-10 दिन में जो है ऑनलाइन का सेटअप भी शुरू हो जाएगा, लाइव क्लास का सेटअप भी शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, तो वो जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग वहां से भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी जो है एक एक करके लेक्चर अपलोड होगा, आप लोग डेली उसको देखो। कहीं भी कोई डाउट होगा तो उसको क्या करना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, कोई भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, जो मेरे साथ क्लास में पढ़े हैं, ऑफलाइन क्लासेस में वाराणसी में पढ़े हैं, आगरा में पढ़े हैं, मुखर्जी नगर में पढ़े हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसे बच्चे हैं उनको लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या टॉपिक मेरा रह रहा है, क्योंकि अनलॉक की वजह जो है, लॉकडाउन की वजह से सारी की सारी क्लासेस बीच में रुक गई थी, काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए थे। तो अगर किसी को भी लगता है कि सर मेरा ये टॉपिक रह रहा है, ये टॉपिक मुझे करवा दो, या मेरे किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो बेहिचक आप लोग क्या करना, कमेंट कर देना। उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, और 8-10 दिन में लाइव का सेटअप शुरू हो जाएगा। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब आप जो है आराम से इंटरेक्ट भी हो सकते हो, बात भी कर सकते हो, सारी चीज़ें तब पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है, जैसे कि आपने जब यूपीएसआई एग्जाम जिनको देना है, जिन बच्चों को यूपीएसआई एग्जाम देना है, तो जो आपको वहां शब्द लिखा हुआ मिलता है बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल विधि एवं संविधान। तो बेसिक लॉ के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता है। जैसे आपको आईपीसी पढ़नी है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, इसी से जुड़े हुए और भी लॉज हैं। जैसे कि आप देखो, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आप देखेंगे ह्यूमन राइट एक्ट, मानवाधिकार अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो जो भी ऐसे एक्ट हैं, उन सारे एक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि जैसे आप YouTube पे देखते हैं, जो यूट्यूबर्स आप देखते हैं, ठीक है, YouTube पे आप देखते हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, 5 महीने से यही कर रहा था। 5 महीने से सिर्फ घर पे पड़ा होकर के लोगों के वीडियो देख रहा था, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सारा कुछ देख रहा था। तो जैसे वहां पढ़ रहे हैं वैसे हमको आईपीसी नहीं पढ़नी। यूपीएसआई का जो पहले एग्जाम हुआ था तब भी मैं बच्चों को यही समझाता रहा कि आईपीसी का जो सेक्शन है उसमें आपको धाराओं का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। धाराओं का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया धाराओं के रट्टा मारने से आपको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। आप खुद ही सोचो कि अगर उसको ये चाहिए होता, वो कोई लॉयर को रिक्रूट कर रहा होता, तो भाई हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, अगर एलिजिबिलिटी में एलएलबी लिख देता तब भी उसके पास इतने कैंडिडेट आ जाते जहां से वो यूपीएसआई अपने चुन लेता। ठीक है, उसने लिख रखा है बेसिक लॉ, यानी कि जो है आपका मूल विधि। मूल विधि का मतलब है कि आपको कानून की एक सरसरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपको रिक्रूट कर लिया, जब ट्रेनिंग में लेके गए तो आपको पता ही नहीं भैया कि आईपीसी क्या होता है, आपको यही नहीं पता सीआरपीसी क्या होता है। तो वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको कानून की एक सूक्ष्म जानकारी हो, जिसके साथ वो आगे आपके साथ काम कर सके। ठीक है, तो हम लोगों का जो क्लास का मोड रहेगा, हम लोग का क्लास का मोड क्या रहेगा कि हम लोग जो है एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। मतलब उसका जो लेक्चर का मोड आपका रहेगा वो थ्योरेटिकल ना होकर के प्रैक्टिकल मोड पे चलेंगी वो।
मतलब सारी की सारी धाराएं, ऐसा नहीं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर लिखेंगे क्या, नोट्स क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे भी, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आईपीसी की डायरेक्ट धारा नहीं पूछता। क्या करता है, आईपीसी का एग्जाम्पल उठा करके आपको क्वेश्चन में दे देगा और फिर आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके कि ये सही है या नहीं है, ये अपराध है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। ऐसा कई बार आप देखो, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे दे दिया होगा कि ए बी के घर में गया, ठीक है, उसका इरादा उसके घर में चोरी करने का नहीं था, लेकिन वो उसके घर के अंदर गया और चोरी करके कोई सामान उठा करके चला आया। उसका इरादा चोरी का नहीं था, लेकिन क्या वो चोरी है, वो गृह अतिचार है, ये सारी हाउस ब्रेकिंग है, ये सारी चीजें जो हैं यही आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक एक एग्जाम्पल को लेंगे। जब धाराएं हम लोग पढ़ेंगे तो किस धारा में क्या बताया गया है, वो अपराध है या नहीं है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अपने लेक्चर में करेंगे। क्लियर हुआ? शुरू करें भाई। सबसे पहले आईपीसी का सेक्शन जो है सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर देना, ठीक है। देखो आईपीसी जो है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें आईपीसी की, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ठीक है, या जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, भारतीय दंड संहिता, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, ठीक है। देखो दो चीज आप सुनते हो, ठीक है, दो चीज आप सुनते हो, एक आप सुनते हो आईपीसी, एक आप सुनते हो आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता। दूसरा शब्द आप एक सुनते हो जिसको आप बोलते हो क्या, आप बोलते हो सर सीआरपीसी। क्या बोलते हो आप, सीआरपीसी, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। क्या बोलते हो, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। एक हो गया आपका क्या, आईपीसी, और दूसरा हो गया क्या, सीआरपीसी, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। अब देखो सबसे पहला सवाल यहां पर आपसे पूछता है, सबसे पहला जो आपको जानना है वो ये जानना है कि आईपीसी और सीआरपीसी है क्या, आईपीसी और सीआरपीसी है क्या। तो देखो आईपीसी की अगर हम लोग बात करें, भारतीय दंड संहिता की बात करें, इंडियन पेनल कोड की बात करें, तो भारतीय दंड संहिता जो है वो क्या बताती है, वो दो चीजों को बताती है। ध्यान से सुनना, आईपीसी जो है वो दो चीजों को बताती है। दो चीजें कौन कौन सी हैं, तो आईपीसी बताती है भैया क्या, आपको आईपीसी आपको बताती है पहली चीज कि भैया अपराध क्या होगा। क्या बताती है, अपराध क्या होगा, यानी कि क्राइम क्या होगा, ठीक है। और दूसरा आईपीसी बताती है कि उसके लिए दंड क्या होगा, यानी कि आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी। क्या बताती है कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो अपराध हैं, जिसको आप करोगे तो वो अपराध माना जाएगा, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए अपराध नहीं है, वो विधिपूर्ण क्षम्य है, यानी कि दे आर एग्जम्प्टेड बाय द लॉ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताता है कि उस अपराध के लिए आपको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या दंड दिया जाएगा। क्लियर है बात, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब करते हैं सीआरपीसी की बात। सीआरपीसी क्या बताता है, सीआरपीसी जो है वो बताती है कि दंड दिलाने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। वो क्या बताती है, दंड दिलाने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा। वो बात करता है किसकी, कि आपने किया अपराध, तो अपराध के लिए आपको दंड तो मिलना है, ठीक है, लेकिन उस दंड को दिलाने के लिए प्रक्रिया क्या होगी, ये बातें आपको कौन बताता है, सीआरपीसी। जैसे कि जमानती अपराध कौन से होंगे, बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे, गैर जमानती अपराध कौन से होंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होंगे, संज्ञेय अपराध कौन से होंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होंगे, ठीक है, थाना क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछेगा ये सारी की चीजें, जमानत क्या होगी, अग्रिम जमानत क्या होगी, ये सारी की सारी बातें आपको कौन बताता है भैया, सीआरपीसी बताता है। कौन बताता है आपको, सीआरपीसी बताता है। क्लियर हुआ? तो दो चीजें अभी तक सीख ली भाई, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, इंडियन पेनल कोड क्या है, भारतीय दंड संहिता क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास है वो है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड भारतीय
दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना, कई जगह आप देखते हैं कई सारे कानून, जब कानून आप देखते हैं तो कई जगह आप देखते हैं कहीं पे लिखा होता है एक्ट यानी कि अधिनियम, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे लिखा रहता है कोड यानी कि संहिता। तो कोड और एक्ट दो शब्द आपने लिखे भैया, कौन कौन से? एक आपने लिखा क्या कोड, और एक आपने लिख दिया क्या एक्ट। दो शब्द हैं, एक है कोड और एक क्या है एक्ट। एक्ट को हम लोग बेटा हिंदी में बोलते हैं क्या? अधिनियम, और कोड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? संहिता। तो दोनों शब्द एक ही हैं या अलग अलग है? कोड और एक्ट में कोई फर्क है या दोनों की दोनों बातें एक ही हैं? तो बोले सर फर्क है, कोड की स्पेलिंग अलग है, एक्ट की स्पेलिंग अलग है। हाँ या ना? नहीं। तो देखो दोनों में फर्क क्या? देखो होता क्या है कि भाई हमारे यहाँ जब हमारे देश में कानून लागू हुए, जब हमारे देश में संसद बनी, उससे पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज भी यहाँ शासन करते रहे, तो जो पहले से हमारे यहाँ कानून चल रहे थे, अगर उन कानूनों का एकीकरण कर दिया जाए और उससे जो है एक नया कानून बन के तैयार हो जाए, मतलब विद्यमान कानूनों का एकीकृत कर दिया जाए, उससे एक संहिता बन के तैयार होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोड। ठीक है। जैसे आप देखो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए कई सारे कानून पहले से बना रखे थे। जैसे देखो आप रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आप देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, उसके बाद आप देखो 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1999 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ऐसे क्या था, कई सारे कानून ऐसे थे जो पहले से हमारे यहाँ विद्यमान थे, और उनको जब संहिताकृत करके एक नया कानून बना दिया गया, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और एक्ट का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश की संसद जो है वो कानून बनाती है और एक नया कानून बन के तैयार होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्ट यानी कि अधिनियम। जैसे आप देखो हम लोगों ने कानून बनाया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, डाउरी प्रोविजन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये सारे क्या है? वहां पे शब्द आपको क्या मिलता है भैया? वहां पे शब्द मिलता है आपको एक्ट। लेकिन अगर पहले से कोई कानून चल रहा था, जैसे हमारी आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, आप देखो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, यूपी लैंड रेवेन्यू कोड, तो वो क्या था कि भाई ऐसा तो नहीं कि जब हमने अभी संसद हमारी 1950 में जो है हमारा संविधान लागू हुआ और हमारी संसद का चुनाव हुआ, 1952 में संसद आ गई, तब जाकर के हमारे यहाँ भू राजस्व के कानून बने। नहीं, हमारे यहाँ भू राजस्व के कानून पहले से ही थे। बाद में क्या किया गया? उनको कोडिफाई करके एक नया कानून बनाया गया और उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? यूपी लैंड रेवेन्यू कोड, यानी कि भारतीय भू राजस्व संहिता। तो दो शब्दों में फर्क है बेटा, एक्ट और कोड में। एक्ट का मतलब कोई नया कानून जो संसद बनाती है, कोड का मतलब किसी विद्यमान कानून को अगर आप संहिताबद्ध करते हैं तो वो कोड कहलाता है। यहां फर्क समझ में आ गया? चलो अब देखो भाई, अब जैसे हम लोगों ने कहा कि पहले से कानून चल रहे थे उनको हम लोग बोलते हैं क्या? कोड। तो इसका मतलब है कि आईपीसी भी क्या है कि ये भी पहले से विद्यमान कानूनों का एक संहिताकरण है, दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लॉज। क्लियर है? तो देखो भाई शुरुआत कहां से हुई इसकी? तो देखो जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उस दौरान अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया जिसको बोला गया चार्टर एक्ट, जिसको बोला गया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है। अब देखो चार्टर अधिनियम 1833 में क्या कहा गया? इसी में वो प्रावधान किया गया कि भारतीय रूढ़ियों और प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। किसमें प्रोविजन हुआ था भाई? तो प्रोविजन हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में। ये प्रोविजन किया गया था, देयर विल बी अ कमीशन विल बी सेटअप टू कंपाइल द ऑल एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ इंडिया। और उसके तहत हमने क्या किया? 1834 में, ध्यान रखना, 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म किया गया। क्या फॉर्म किया गया? फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म किया गया, यानी कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और जिसके अध्यक्ष थे कौन भाई? तो आप सभी लोग नाम जानते हैं उसका, उनका नाम था क्या?
थॉमस बैबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसे आप लोग लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो थे इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, क्वेश्चन में यहीं पे गलती होती है। आपसे कहेगा कि पहले विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई, और आपको पहले ही ऑप्शन दे देगा बेटा जो है 1834। उस पर क्लिक करके बाद में मत बोलना पेपर बहुत आसान आया था। क्लियर हुआ? तो ऐसे मत बोलना, पहले देख लेना। अगर कहा है किस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था, बेटा आंसर होगा आपका 1833। और अगर ये कह दे कि विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी कब? 1834 में। और कहेगा अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे भैया अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यानी कि लॉर्ड मैकाले। क्लियर हुआ? और इन्होंने क्या किया, इन्होंने, नोट करते रहना बेटा इसको साथ साथ, पहले ही बता दिया जो भी लिखूंगा साथ साथ तो नोट करते रहना, ठीक है? जो आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो काम कर सकते हैं, बाद में जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब मैं टहलते हुए इधर से उधर जाऊंगा, ठीक है? अगर उनको जगह मिल जाए तो आराम से अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? लेकिन मेरी सलाह यही है साथ के साथ नोट करते रहना, क्योंकि बहुत सारी बातें बेटा ऐसा होती है, हर चीज तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, तो बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो साथ के साथ उसको लिखते चलो। बात समझ में आ रही? चलो तो देखो भैया, हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। पहला कौन सा हो गया कि भैया अगर हम लोग बात करें कि आईपीसी जो है, आईपीसी है क्या, तो आपने कहा वो क्या है? विद्यमान कानूनों की एक संहिता है जो हमारे यहाँ पहले चल रही थी। दूसरी चीज आपने कही कि सर जो है जो हमारी आईपीसी है उसके लिए विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? आप आंसर दोगे 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है? फिर आपसे कहा कि पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ? आंसर दोगे भैया 1834, ठीक है? अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। क्लियर है? चलो भैया, अब देखो जब ये आयोग बन गया तो आयोग ने क्या किया? आयोग ने भारतीय प्रथाओं को संहिताबद्ध करके एक कानून बनाया, और उस कानून का नाम था इंडियन पेनल कोड। और इंडियन पेनल कोड जो है 6 अक्टूबर 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को ये क्या किया गया? इसे जो है पास कर दिया गया, यानी कि पारित कर दिया गया। तो पारित कब किया गया था? इसको स्वीकृति कब मिली थी? 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल ने इस पे साइन किया। 6 अक्टूबर 1860, याद रखना, गवर्नर जनरल ने साइन किया, पारित किया। और इंपोज कब हुआ भैया? तो 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को इसे क्या किया गया? इंपोज किया गया, यानी कि इसको लागू कर दिया गया। इसको क्या किया गया? लागू कर दिया गया। तो अगर कभी भी आपसे कहेगा कि भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई, कब लागू हुई, व्हेन वाज द इंडियन पेनल कोड इम्पोज्ड इन इंडिया, आप आंसर करोगे क्या? जनवरी 1 1862। कब कहेगा कि कब इसको स्वीकृति मिली, बनके कब तैयार हुई, आप आंसर करोगे 6 अक्टूबर 1860, ठीक है? अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? देखो जब आप आईपीसी को पढ़ना शुरू करते हो, आईपीसी के एक्सटेंशन की बात करते हो, तो आईपीसी का सेक्शन 1 जो क्या कहता है? आईपीसी का सेक्शन 1 ये कहता है द एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पेनल कोड, the act shall be called Indian Penal Code and it will be extended in whole India except the state of Jammu and Kashmir। क्या बोलता है? the act shall be called Indian Penal Code 1860 and it will be extended in whole India except the state of Jammu and Kashmir। मतलब इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होगी। क्लियर है? ये कंडीशन थी बेटा, कब तक? ये कंडीशन थी 31 अक्टूबर 2019 तक। कब तक थी? ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारी जो आईपीसी थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, क्योंकि जो हमारी आईपीसी का सेक्शन 1 था वो ये कहता था कि संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता होगा और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू होगी।
क्लियर हुआ। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, और उस अधिनियम के तहत अब जो है 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये बेटा जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होती है। अब जो है इसका एक्सटेंशन जो है आईपीसी का वो जम्मू कश्मीर में भी हो गया। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। तो एक नया क्वेश्चन आपके पास आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में किस तिथि से जो प्रवृत्त हुई, कब से लागू हुई, आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। क्लियर है। इससे पहले ऐसा नहीं था कि भैया जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहेगा। तो ऐसा नहीं कि वहां कानून नहीं थे, वहां कानून थे, लेकिन वहां पर पहले जो है जम्मू कश्मीर में आरपीसी चला करती थी। आरपीसी यानी कि रणबीर पैनल कोड। क्या चला करता था? रणबीर दंड संहिता, रणबीर पैनल कोड के नाम से हमारे कानून वहां लागू होते थे। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की सहमति से वहां पर हमारे कानून लागू हो सकते हैं। और आप सभी को पता है कि भैया गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करता है? तो आप कहोगे प्रधानमंत्री के कहने पे काम करता है। तो जो भी हमें कानून वहां पे लागू कराने होते हैं, हम अपने गवर्नर से कह करके वहां लागू करवा लिया करते थे। तो वहां पर ये कानून चलते थे, आईपीसी के प्रावधान वहां लागू होते थे, लेकिन वहां पर रणबीर दंड संहिता के नाम से होते थे, आरपीसी के नाम से होते थे, ना कि आईपीसी के नाम से। क्लियर है बात? बात समझ आ गई? ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा, भैया पास कब हुआ? 6 अक्टूबर 1860। लागू कब हुआ? 1862। जम्मू कश्मीर में कब एप्लीकेबल हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर है? ठीक है। इस आईपीसी में हमारी जो ये आईपीसी है, तो अभी आपने जैसे हम लोग संविधान पढ़ते हैं, तो भैया संविधान में आप लोग पढ़ते हो क्या कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, हमारे यहाँ 12 अनुसूचियां हैं। तो वैसे ही भाई जो ये कानून बनाया गया, जो भारतीय दंड संहिता बनाई गई, आईपीसी बनाई गई, तो आईपीसी में भी क्या होंगे? कई सारे चैप्टर्स होंगे, कई अध्याय होंगे, कई सारे सेक्शंस होंगे, धाराएं होंगे। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो आईपीसी में आपको जो है 23 अध्याय मिलेंगे। आईपीसी में कितना मिलता है आपको? 23 अध्याय मिलते हैं। और 511 क्या मिलती हैं आपको? 511 आपको क्या मिलेंगी? धाराएं मिलेंगी। 511 क्या मिलेंगी? धाराएं मिलेंगी। यानी कि देयर आर 511 सेक्शंस, 511 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स, एंड 23 चैप्टर्स इन इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। क्लियर? आगे चलते हैं भाई, चलो। देखो, अभी मैंने आपसे कहा था कि आईपीसी जो है वो दो चीजों पे बात करती है, कहती है अपराध क्या होगा और अपराध के लिए दंड क्या बताया जाएगा। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया अपराध क्या होता है। ठीक है, आप सभी अपना अपना विचार अपने मन में आ रहा होगा, भैया अपराध क्या? मतलब जो चीज कानून के खिलाफ हो वो अपराध है, जो चीज बोले गैर कानूनी है वो अपराध है। ठीक है, तो यहीं पे देखो क्वेश्चन बनता है भैया कि अपराध को डिफाइन कहाँ किया गया। आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी है कि अपराध जो है, डेफिनेशन ऑफ क्राइम जो है, वो आईपीसी में कहाँ डिफाइन की गई है, सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन की गई है। तो हमको आज जो है हम लोग पूरी की पूरी जो बात करेंगे इस लेक्चर में, वो करेंगे क्राइम के बारे में, यानी कि अपराध के बारे में। ठीक है, तो देखो क्राइम जो है, अपराध जो है वो होता क्या है। आपके मन में आ गया भैया कोई भी ऐसी चीज जो कानून के खिलाफ है वो क्या है? अपराध है। तो भैया एक बात बताओ कि किसी को चाकू मारना अपराध है या नहीं? बोले है। होता है ना अपराध, किसी को चाकू मारोगे, किसी को रस्सी पे लटका दो, गर्दन में रस्सी बांध के लटका दो, अपराध है या नहीं? बोले हाँ सर अपराध है। तो अभी मैं अगर आपसे कहूं कि भैया अगर आपकी तबीयत खराब हुई, आप गए डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया, पूरा जो है तैयारी करी, चाकू छुरी सब लेके आया, ठीक है, आपका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते करते आप निकल भी लिए, अपराध है? बोले नहीं सर। क्यों? आप ही तो कह रहे थे जो चीज कानून ने रोकी है, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, तो वो अपराध है। तो लेकिन डॉक्टर को तो सजा नहीं मिली। अभी आपने कहा कि सर रस्सी से बांध के अगर किसी को लटका करके, गर्दन बांध के रस्सी से लटका दो तो वो अपराध है। मैं कह रहा हूं अगर किसी आदमी को मृत्युदंड दिया गया है, उसको डेथ पनिशमेंट दी गई है और डेथ पनिशमेंट के तहत जल्लाद जाकर के क्या करता है, उसको रस्सी पर लटका देता है, तो अपराध है, सजा मिलती है जल्लाद को? नहीं।
तो भाई अपराध क्या है, ये बात क्या है भैया, अपराध जो है ये दो जगह बताया गया। एक बताया गया कहां, एक बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2N में। सीआरपीसी क्या धारा 2N जो है वो बताती है, और आईपीसी की अगर हम लोग बात करें, इंडियन पेनल कोड की बात करें, तो आईपीसी का सेक्शन 40 जो है, आईपीसी की धारा 40 जो है वो क्या करती है, अपराध को डिफाइन करती है। ये दो जगह अपराध की डेफिनेशन मिलती है। तो अगर आपको कभी भी 4 सेक्शन देकर के पूछ दे एग्जाम में कि द डेफिनेशन ऑफ क्राइम हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो आप बताओगे सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 2N ऑफ द सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 2N और आईपीसी की धारा 40 जो है वो अपराध को परिभाषित करती है। क्लियर है? और क्या परिभाषा है, सुनो भैया। परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि क्राइम का डेफिनेशन ये होता है एनीथिंग, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड दैट इज नॉट एग्जम्प्टेड बाय द लॉ, दैट इज नोन एज क्राइम। कोई भी ऐसा कार्य जो उस देश की दांडिक विधि ने रोका है और वह विधि द्वारा क्षम्य नहीं है, तब वो अपराध है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चों, अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर जो है डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ऑपरेट किया, ऑपरेट करते करते आपकी मृत्यु कारित हो गई, तो वो अपराध इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि आईपीसी कहती है कि सद्भावना से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। तो उसको कानून ने क्षमा योग्य बनाया है, इसलिए वो अपराध नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जल्लाद के पास आप गए, जल्लाद ने जज कोर्ट ने आपको सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई, जल्लाद ने आपको लटका दिया, जल्लाद को सजा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 78 ये कहता है, आईपीसी का सेक्शन 78 ये कहता है कि न्यायिक निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। भैया जज ने सजा सुनाई है, इसलिए हमने न्यायिक निर्णय का अनुसरण किया है और हमने उसको फांसी की सजा दी है, तो इसका मतलब है वो अपराध नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ये कहो कि भैया जो भी कानून के खिलाफ है वो अपराध है, तो वो सही नहीं है। मैं कहूंगा कि जो भी कानून के खिलाफ है और उसे कानून ने क्षमा योग्य नहीं बनाया है, दैट इज नॉट एग्जम्प्टेड बाय द लॉ, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्राइम। क्लियर हुआ? तो अपराध की पूरी परिभाषा क्या हुई? कोई भी ऐसा कार्य जो उस देश की दांडिक विधि ने रोका है। लिख लो बेटा, कोई भी ऐसा कार्य जो उस देश की दांडिक विधि ने रोका है और वह विधि द्वारा क्षम्य नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अपराध। क्लियर हुआ यहां तक बात? अपराध की डेफिनेशन क्लियर होगी। चलो अब देखो, अब यहां पे बात एक शुरू हो जाती है कि भैया आपने कहा, सर आपने कहा कि अपराध जो है वो कोई भी ऐसा कार्य जो कानून के खिलाफ हो, तो वो तो सीधी सी बात है कि धारा में लिखा हुआ है भैया अपराध क्या है, ये अपराध है, आईपीसी ने बता दिया। तो भैया ये मुकदमे काहे चलते हैं? इतने सारे मुकदमे आप देखो हमारे यहाँ कोर्ट में कितने केसेस हैं, ठीक है। पहले लोअर कोर्ट में चलता है, फिर हाई कोर्ट में आता है, फिर जो ऐसा जो आप देखोगे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सजा नहीं मिली तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में रिकंसिडरेशन के लिए डाल दिया, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, फिर भी सजा नहीं मिली, राष्ट्रपति के पास चले गए भैया क्षमा मांगने के लिए। तो इतना लंबी प्रक्रिया का अनुसरण क्यों होता है? ये लोग क्या देखते हैं भैया बार बार? तो यहीं पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि अपराध के तत्व कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं। जब एक जज अपना डिसीजन देता है, जब एक जज अपना निर्णय देता है, तो पहले वो ये देखता है कि क्या वो तत्व मौजूद थे या नहीं, वो सारे फैक्ट उसमें थे या नहीं। अगर वो सारे फैक्ट थे, वो तत्व मौजूद थे, तो वो अपराध है, और अगर वो सारे तत्व मौजूद नहीं थे तो वो अपराध नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भैया क्या कि अपराध के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके जो है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। तो महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, देखो भैया अपराध के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। तो देखो कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इसमें होती हैं जिसके तहत हम लोग ये मानते हैं कि वो अपराध है या नहीं है। एक सीरीज होती है जिसको फॉलो करके क्या करता है, उसकी सीरीज को फॉलो करके जज जो है अपना डिसीजन देता है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं या नहीं है, और इसी पे पूरी की पूरी गुत्थी चलती है। पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है इसी के ऊपर में काम करता है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले कोई भी जब क्राइम होता है, कोई भी क्राइम जब होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उस क्राइम को करने के लिए मोटिव कहां से मिला, उसके लिए इंस्पिरेशन कहां से मिली, उसके लिए प्रेरणा कहां से मिली। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला जो तत्व होता है अपराध का वो होता है क्या? मोटिव। क्या होता है? मोटिव, यानी कि उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली, उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कि अभी मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा था,
क्रिकेट मैच देख रहा था, मेरे मन में आया क्रिकेट मैच देखते हुए, मैंने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा, मेरे मन में आया काश मैं भी, मैंने कहा कि काश मैं भी तेंदुलकर होता। भैया क्या हुआ, मोटिवेशन मिल गया, मुझे प्रेरणा मिल गई, इंस्पिरेशन मिल गया। तो प्रेरणा कहाँ से मिली, मैंने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा, मेरे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई, मेरे अंदर एक मोटिव जागृत हुआ। तो सबसे पहला देखा जाएगा कि जो एक्ट आपने किया है, जो कार्य आपने किया है, उस कार्य को करने के पीछे आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या था। क्लियर हुआ। जैसे ही आपको मोटिव मिला, फिर आता है विल, इच्छा शक्ति। आपको उस काम को करने के लिए आपके अंदर इच्छा जागृत हुई, आपके अंदर विल पावर जागृत हुई। आपने कहा कि मैं तेंदुलकर बनूंगा। क्या आया दिमाग में, मैं तेंदुलकर बनूंगा। मैंने कहा काश मैं तेंदुलकर होता, मोटिव मिल गया। मैंने कहा कि मैं तेंदुलकर बनूंगा, इच्छा शक्ति जागृत हो गई, यानी कि दूसरा जो तत्व हो गया वो क्या हो गई, विल, यानी कि इच्छा। मैंने कहा मैं तेंदुलकर बनूंगा। अब ये जो इच्छा शक्ति जागृत हुई, ये जो इच्छा शक्ति जागृत हुई कि मैं तेंदुलकर बनूंगा, क्लियर हुआ। इसके बाद स्टार्ट होता है क्या आपका, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कि आपने कि जो ये इच्छा शक्ति जागृत हुई आपके अंदर, वो इच्छा कैसी थी, वो इच्छा कैसी थी, बात समझ में आई। वो इच्छा कैसी थी, वो इच्छा जो थी वो एक सदाशय था या एक वो दुराशय था, वो एक अच्छी इच्छा थी या आपकी निगेटिव इच्छा थी, आपकी ऋणात्मक इच्छा थी। तो ये बात कहाँ पे आ गई, इच्छा पे आ गई। तो भैया अगर गुड इंटेंशन था, अगर गुड इंटेंशन था, सदाशय था, तब तो कोई बात नहीं, सदाशय था तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एवल इंटेंशन था, अगर ये दुराशय था, अगर ये दुराशय था, एविल इंटेंशन था, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज मेंशरिया। क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज मेंशरिया, यानी कि दुराशय। बात समझ में आई। और पूरी दुनिया में किसी भी केस की अगर गुत्थी सुलझाई जाती है तो उसके ऊपर में देखा क्या जाता है भैया, मेंशरिया, यानी कि दुराशय। और याद रखना, बहुत से लोग आप कई किताबों में पढ़ोगे लिखा रहता है कि मेंशरिया आईपीसी में मेंशरिया है, आईपीसी में दुराशय बताया गया है। याद रखना, आईपीसी में मेंशरिया नहीं है। मेंशरिया इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द इंडियन पेनल कोड, लेकिन ये व्यवहार में हमारे यहाँ लागू होती है, व्यवहार में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर हुआ। तो पहला चीज क्या सीखे भैया कि उस काम को करने के लिए हमको प्रेरणा कहां से मिली। दूसरी चीज हमने देखा कि उसके लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत हुई या नहीं हुई। अगर वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर जो है अच्छे आशय के साथ हुई तो कोई दिक्कत नहीं, भाई इंसान का जन्म ही हुआ है अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपने कहा कि भैया मैं तेंदुलकर बनूंगा, देश के लिए खेलूंगा, बहुत सारे जो है वर्ल्ड कप जीतूंगा, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो अच्छा आशय था, आपने किया, आपका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो अच्छे काम करने के लिए हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आप देखो, अभी आप लोग जो है कभी ऐसा हुआ जैसे मतलब जा रहे हो, ठीक है, बाइक चलाते हुए रास्ते में जा रहे हो, कभी कभी उस बाइक को रोक करके कभी ऐसा किया है कि उसका पैर छू करके बोलो, हे बाइक तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमें सुरक्षित ले जाती हो, सुरक्षित पहुंचाती हो, कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन बेटा अगर दोपहर के 2 बजे गर्मी में कहीं पेट्रोल खत्म हो गया या हवा निकल गई और बंद हो गई मोटरसाइकिल, तो मन से कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं निकलती हैं वो तो पता ही है तुमको, ठीक है। तो अच्छे काम के लिए क्रेडिट नहीं, लेकिन अगर वही चीज बुरी हो गई तब दिक्कत। भाई आपके घर में मेहमान आता है, ठीक है, कभी आकर के मेहमान जो है सड़क का पैर छुआ, आपके घर में गुस्सा, सड़क का पैर छुआ कभी कि सड़क का पैर छू के बोले हे सड़क तुम बहुत अच्छी हो, हमको सुरक्षित लाई यहाँ तक, नहीं। आते ही बैठेगा, चाय नहीं पी पाएगा, पहले ही बोलने लगेगा भाई रोड बहुत खराब था, बहुत गड्ढे थे, है ना। तो अच्छे काम के लिए क्रेडिट नहीं है, लेकिन बुरे काम के लिए आपको टोका जाएगा। तो वैसे ही यहां पे हुआ कि अगर वो आपका इंटेंशन अच्छा था, इंटेंशन अच्छा था, आपने देश के लिए खेला, आपने बढ़िया वर्ल्ड कप बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशन बेटा गलत हो गया, इंटेंशन गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मेंशरिया। और अगर वो दुराशय हुआ तो वो अपराध हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपको मोटिव मिल गया, क्लियर है मोटिव तक, फिर इच्छा जागृत हुई, वो भी समझ में आ गया। इच्छा देखा जाएगा कि सदाशय होगा या दुराशय होगा,
ठीक है, अच्छा काम था, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज ठीक है। दुराशय कैसे डिफाइन करेगा, तो भैया देखेंगे हम लोग क्या, हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन। कोई भी अपराध करने से पहले उसके लिए क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, यानी कि तैयारी की जाती है। कोई भी अपराध करने से पहले ये देखा जाता है कि उसने आप उसके लिए आपने प्रिपरेशन किया, तैयारी की, वो तैयारी क्या थी। जैसे अभी आपने कहा कि मैं तेंदुलकर बनूंगा, आप गए, ग्लव्स खरीदा, बैट खरीदा, बॉल खरीदा, पैड खरीदे, हेलमेट खरीदा, सारे काम किए, तो क्या हुआ, तैयारी की, प्रिपरेशन किया। अब वहां से लौट के आ रहे थे, ठीक है, अगर आपका गुड इंटेंशन था, ध्यान देना, अगर गुड इंटेंशन था, देश के लिए खेलना है, आकर के खूब प्रैक्टिस किया, खूब देश के लिए खेले, कोई बात नहीं, अपराध भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई क्रेडिट भी नहीं। लेकिन पता चला बेटा लौट के आ रहे थे, रास्ते में किसी खोपड़ी दिखाई दी, बढ़िया सी गोल, एकदम सपाट, बोले कि ये अच्छी गेंद दिख रही है, इसी पे बेटा दे चौवा दे छक्का मार देते हैं, और लिए बल्ला दे दिया उसके खोपड़ी पे। तो इंटेंशन कैसा हो गया, गलत। इंटेंशन गलत हो गया, नेगेटिव इंटेंशन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज मेंसरिया। तब वो क्या होगा, दुराशय। क्लियर है यहां तक बात। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखते हैं प्रेरणा कहां से मिली भैया, इच्छा शक्ति जागृत हुई, वो इंटेंशन कैसा था, सदाशय था या दुराशय था, एविल इंटेंशन था, मेंसरिया थी, आपका दुराशय था या नहीं था, उसके लिए आपने तैयारी क्या की, प्रिपरेशन क्या की। अब ध्यान से सुनना, प्रिपरेशन के बाद जो अगला चरण आता है वो आता है क्या, वो आता है अटेम्प्ट। क्या आता है, अटेम्प्ट, यानी कि प्रयत्न। अब देखा जाएगा कि आपने प्रयत्न किया या नहीं किया, आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रिपरेशन जो है वो कुछ मामलों को छोड़कर आईपीसी में अपराध नहीं होती। सिर्फ तैयारी करना आपके लिए अपराध नहीं है, कुछ मामलों को छोड़कर। कुछ मामले जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे जो है भारत सरकार की करेंसी छापना, भारत सरकार की करेंसी छापना, आपके मन में, आपके अंदर मोटिव आया कि लोग तो छापते हैं, हम भी छापेंगे, आपके अंदर इच्छा जागृत हुई, हम तो नोट बनाएंगे, ठीक है, बहुत रईस हो जाएंगे, आपके मन में सारा कुछ आया। आपका नेगेटिव इंटेंशन भी था कि जाली नोट छाप के हम रईस बनेंगे, तो नेगेटिव इंटेंशन भी हो गया, तैयारी भी करी, आप गए, आप मशीन खरीद करके लाए, मशीन खरीद करके ला रहे थे, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या ये बोलोगे कि नहीं साहब अभी तो तैयारी चल रही है, अभी छापे कहाँ हैं? ये तो नहीं बोलोगे कि सर अभी तैयारी चल रही है, अभी छापे थोड़ी हैं। तो कुछ मामलों को छोड़कर सिर्फ तैयारी करना भी क्या है बेटा, अपराध है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, डकैतों की टोली जा रही है घोड़े दौड़ाते हुए डकैती डालने के लिए, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या ये बोलेंगे कि नहीं साहब अभी डकैती डाली कहां है साहब, अभी तो खाली घोड़े दौड़ा रहे हैं हम। क्लियर हुआ। तो कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर सिर्फ तैयारी करना ही अपराध हो जाता है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे एग्जम्पशंस को छोड़ करके, अपवादों को छोड़ करके, कि अगर आपने तैयारी की है तो उसके लिए जरूरी है कि आपने क्या किया हो, अटेम्प्ट किया हो, आपने प्रयत्न किया हो। क्लियर है भाई। इंडिया में तो सबको पता है ना, इंडिया में क्या होता है कि आखिरी में अटकता है आदमी कहां पे, अटेम्प्ट पे। भाई इंडिया में पूरे योजना मंत्री बहुत सारे होते हैं, इंडिया में बहुत सारे योजना मंत्री हैं। हर इंसान को देखो रात में पूरा सपना सजा के बैठेगा, ठीक है, कि भैया सुबह उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, शाम तक ये कर देंगे, और सुबह उठेगा टाए टाए फिस, कुछ ना होने का सुबह। बात समझ में, योजना पूरा बन रहा है, दिमाग पूरा चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। खाली बातें करवा लो कि हम ही जो है पूरी दुनिया को चमत्कार दिखाएंगे, और बाकी होना कुछ नहीं। क्लियर है। तो वैसे ही जो है, अभी पता चला कि आपने कहा कि हम फलाने गोली मार देंगे, मन में आया कि ये आदमी हमको बहुत परेशान कर रहा है, इसको हम गोली मारेंगे, सुबह उठेंगे और 4 बजे करीब जब ये जाता है तो उसी टाइम पे उसको हम गोली मार देंगे। ठीक है, इंटेंशन गलत था, दुराशय था, तमंचा मंचा अपना साफ किए, पिस्टल विस्टल साफ किए, पूरी तैयारी की, कारतूस लेके आए, सारा काम कर लिया, तैयारी भी हो गई, ठीक है, इच्छा भी थी, प्रेरणा मिली कहां से, उसके तुम्हारी जो उसकी दुश्मनी चल रही थी उसके बुरे कामों को देख के, उसके अच्छे कामों को देख के तुमको जलन हुई, ईर्ष्या हुई, प्रेरणा भी मिली, सारे इंग्रेडिएंट्स बेटा मौजूद हैं। प्रेरणा भी है, इच्छा भी है, कैसी इच्छा है, नेगेटिव एविल इंटेंशन है, दुराशय है, तैयारी भी करी, लेकिन पता चला जैसे ही वो काम सामने आया उसको देख के कपकपा रहा है, अब नहीं चल रही गोली, टाइ टाइ फिस, तब वो क्या हो गया, अपराध हो गया। हुआ नहीं, तब वो अपराध नहीं है।
क्यों? क्योंकि बेटा जो एक्टिव डिजाइन आपने तैयार की थी, जो निगेटिव इंटेंशन आपने तैयार की थी, वो तो आपके दिमाग में है ना। और आज तक इंडिया में ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जो आपके दिमाग के अंदर जाके कहे कि भैया इनके अंदर ये एक्टिव डिजाइन चल रही थी, हमने देखो साहब ये निकाल ली, अब देखो ये इनका एविल इंटेंशन था। हो सकता है? नहीं। तो वो क्राइम नहीं है, क्राइम में कवर नहीं होता, अपराध के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन अगर आप उसको भय में डाल देते, अगर आप उसको भय में डाल देते, तब जो है वो क्या होता? अपराध हो जाता। जैसे मान लो कि आप पूरी तैयारी करके जाते, तब जो है पिस्टल लेकर के जाते, पिस्टल अपनी लेकर के जाते, उसमें कारतूस भी लगाते, पूरा तैयारी भी कर लेते, सब कुछ करते, वो सामने आता और आप उससे कहते देखो ऐसा है, गोली मार देंगे, तब वो क्या हो जाता? क्राइम हो जाता। तब क्राइम हो जाता। क्यों? क्योंकि फिजिकल इंजरी नहीं हुई, शारीरिक आघात उसको नहीं पहुंचा, लेकिन बेटा मेंटल इंजरी तो हुई ना, मानसिक आघात तो उसको पहुंचा। हाँ या ना? भाई कहना बहुत आसान होता है किलमी किलमी, ठीक है, लेकिन जब बंदूक की नली बेटा यहां रखी होती है, आदमी किलमी किलमी भूल जाता है, चिल्लाता है हेल्प मी हेल्प मी। ठीक है, तो मेंटल इंजरी हुई, मानसिक आघात पहुंचा, और मानसिक आघात अगर पहुंच गया, इंजरी हो गई, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया, इंजरी हो गई, तो वो क्या है? अपराध है। आपने मान लीजिए उसके ऊपर गोली चला भी दी, आपने गोली चला भी दी और वो नहीं मरा, कारतूस मिस हो गया, आपकी पिस्टल खराब थी, फायर हो ही नहीं पाया, तब वो क्या होगा? क्योंकि आपने प्रयास कर दिया था, आपने अटेम्प्ट कर दिया था, तो वो क्या है? अपराध है। आपने अटेम्प्ट कर दिया था, वो अपराध है। क्लियर हुआ? तो अटेम्प्ट होना बेटा बहुत जरूरी है अपराध में। अपराध को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इच्छा कहां से जागृत हुई, प्रेरणा कहां से मिली, आपका जो आशय था वो दुराशय था या नहीं था, तैयारी करी, और तैयारी के साथ साथ क्या होना चाहिए? अटेम्प्ट होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। क्लियर है? इसके ऊपर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि प्रयत्न की, ठीक है, तो आपने एक सेक्शन सुना होगा बेटा, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। आपने सुना होगा एक सेक्शन 309, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। आजकल तो बड़ा चर्चा में, आपने देखा सुशांत सिंह केस में भी, ठीक है, सेक्शन 309 कमिट टू सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास, ठीक है, और बहुत से लोगों ने सुना है 309, ठीक है। तो अभी आईपीसी में, आईपीसी की धारा जो है 309 में क्या है? आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास एक अपराध बताया गया। और बेटा याद रखना, आईपीसी का एकमात्र ऐसा क्राइम है, आईपीसी का एकमात्र ऐसा क्राइम है जो अगर पूरा हो गया तो कोई सजा नहीं, क्योंकि भाई अपराधी नहीं बचा, और अगर पूरा नहीं हुआ तो सजा का प्रावधान। क्लियर है? एकमात्र ऐसा क्राइम है जो अगर पूरा हो गया कोई सजा नहीं, और पूरा नहीं हो पाया तो सजा होगी। जैसे जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते जो है मैं एकदम से गुस्से में बोला, बाहें फटकारी, मर जाएंगे, कट जाएंगे, नहीं रहना इस दुनिया में, ठीक है, छोड़ देंगे दुनिया, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, ठीक है। ऐसे भागते हुए यहाँ से चले गए रोड पे। रोड पे गए, देखा गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है, बोले यहाँ से तो बाद में बटोरने पड़ेंगे, इरादा कैंसिल। अपराध है? क्राइम है? नहीं, क्राइम नहीं है। अभी आप देखो, ध्यान से आओ, फिर से वापस पहुंचो बेटा, कि मोटिवेशन था, इच्छा भी थी, और नेगेटिव इंटेंशन भी था, तैयारी भी करी, भागते हुए यहां से वहां तक गए भी रोड पे, लेकिन बेटा अटेम्प्ट नहीं किया। क्या नहीं किया? अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से जाता भागते हुए और जाकर के रोड पे कूद जाता, और कोई बेटा पीछे से पकड़ लेता कि नहीं सर अभी सिलेबस बाकी है, तब वो क्या होता? अपराध होता। क्यों? क्योंकि हमने तो अटेम्प्ट कर दिया ना, हमने तो प्रयत्न कर दिया ना, बाद में बचाया किसने? ऊपर वाले ने बचा लिया, वो अलग बात है, ऊपर वाले ने बचा लिया वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या किया था? कमिट कर दिया था। तो जहां पे प्रयत्न हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा? वो अपराध हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक बात? हाँ या ना? चलो अब सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? सबसे लास्ट पॉइंट होता है बेटा इंजरी। क्या होता है? इंजरी यानी कि आघात। ठीक है, इंजरी यानी कि आघात। की आपने जो कार्य किया, आपने जिस काम का प्रयत्न किया, उस कार्य से किसी को आघात पहुंचा या नहीं, उस कार्य से किसी को इंजरी हुई या नहीं हुई। अगर किसी को इंजरी नहीं हुई तो वो क्या है? अपराध नहीं है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं क्लास में आया, पिस्टल लेकर के आया, मैंने अपनी पिस्टल निकाली, सामने रख दी, क्लियर हुआ? सामने रख दी और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया।
पढ़ाने के बाद मैं गया, अपनी पिस्टल उठाई, अपनी पिस्टल लेकर के चला गया, कोई भी इंजरी हुई, आघात हुआ नहीं, मैंने अटेम्प्ट किया नहीं, किसी को मारने का प्रयास किया नहीं, तो वो अपराध नहीं था। लेकिन अगर मैं आता और यहाँ पे आकर के पिस्टल रख देता, पिस्टल रखने के बाद जो है एक को इसको देखते हुए बोलता कि ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, गोली मार देंगे, तो वो क्या होता? अपराध होता। क्यों? क्योंकि उसको मानसिक रूप से आघात पहुंचा है, तो इंजरी होना जरूरी है। बात समझ में क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर आप देखोगे कि अगर आपसे बेटा पूछे अपराध के महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, अपराध के महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखना अपराध के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप क्या देखोगे कि उसके लिए प्रेरणा कहां से मिली, मोटिव कहां से मिला। फिर आपको देखना है क्या कि आपके अंदर इच्छा जागृत हुई उस कार्य को करने के लिए, आपका इंटेंशन जो था वो एविल इंटेंशन था, दुराशय था या नहीं था। ठीक है, फिर आपको देखना है आपने उस काम के लिए क्या किया, तैयारी करी, उसके बाद आपने उस कार्य को करने का प्रयत्न किया और उस प्रयत्न से किसी को आघात पहुंचा, उस प्रयत्न से किसी को आघात पहुंचा, तो वो भैया क्या हो गया, आपका क्राइम में कवर हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, अपराध होगा, डेफिनेशन ऑफ क्राइम के अंतर्गत कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। बोर्ड पे देखोगे 6 शब्द लिखे हैं, 5 शब्द लिखे हैं, 6 शब्द लिखे हैं, लेकिन इन 6 शब्द का बेटा जो अर्थ समझ जाओगे ना, ठीक है, तो बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी दे देगा ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी घुमा फिरा के दे देगा ना, एक क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा होगा जो तुमसे छूट जाए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही क्लास शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि ये वो क्लास नहीं है कि आ करके यहाँ पे पता चला पीडीएफ अपलोड कर दी और पीडीएफ अपलोड करने के बाद बोल रहे बेटा लिखो, हाँ लिखो, आईपीसी की धारा 1 में धारा का नाम, संहिता का नाम बताया गया, हाँ अब लिख लो, आईपीसी की धारा 10 में जो है पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया। क्लियर हुआ? नहीं, मतलब रट्टा नहीं मारना, समझना है कौन सी चीज कब क्राइम होगी, कब क्राइम नहीं होगी। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलें, चलो। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मेंस रिया की। हम लोगों ने कहा कि जब कभी क्राइम होता है तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स जब जरूरी होते हैं, कोई जज जब किसी केस की सुनवाई करता है वो सारी चीजें देखता है, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, सारे तत्व मौजूद हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें हों, अगर ये सारी चीजें हों और एविल इंटेंशन ना हो, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका क्या है, मेंस रिया यानी कि दुराशय, ये सारी की सारी चीजें हों, लेकिन अगर मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है, जो है दुराशय उपस्थित नहीं है, तो वो क्राइम नहीं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जो है अगर दुराशय नहीं है तो वो अपराध नहीं है। बात समझ रहे हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, मेंस रिया। अभी देखो गुत्थी कहां से कहां तक, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बोले सर अभी तो आप कह रहे थे ये अपराध है, ये होगा तो अपराध होगा, ये होगा तो अपराध होगा, नहीं, बिल्कुल सिंपल सा समझो, सिंपल सा समझो कि किसी भी अपराध को परिभाषित करना है, ठीक है, अपराध क्या होगा, सारे तत्व मौजूद होंगे, अपराध है। ठीक है, कुछ मामलों में कुछ अपवादों को छोड़ करके तैयारी करने तक अपराध है, अटेम्प्ट हुआ हो या ना हुआ हो, आघात पहुंचा हो या ना पहुंचा हो। क्लियर हुआ? कुछ मामलों में सारी चीजें हो, मेंस रिया नहीं है, दुराशय नहीं है, अपराध नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए किसी को जो है हार्ट अटैक की बीमारी है, ठीक है, उसको जो है दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट का मरीज है, ठीक है। अभी उसका बेटा जो है आपके साथ खेलने गया, ग्राउंड में खेलने गया, उसको कहीं ऐसी जगह बॉल लग गई जिससे कि वो मर गया। अभी आप आए, आपने क्या किया, आप आते आते आपने क्या किया, आपने आकर के उसके घर पे, उसके जो पिताजी थे, जो दिल के मरीज थे, आपने आकर के बताया कि अंकल ऐसा हुआ कि वो हमारे साथ मैच खेल रहा था, उसको बॉल लग गई और उसकी वहां डेथ हो गई। और पता चला अंकल जी पहले से हार्ट के पेशेंट थे, तो अंकल जी खर्च हो गए। अब अंकल जी जब खर्च हो गए, ठीक है, तो आप अपराधी हो, आपने अपराध किया। भाई अभी अगर देखा जाए तो आप बोलोगे नहीं आप ही की वजह से मरे, आप ना बताते तो उनको हार्ट अटैक नहीं आता, लेकिन क्या अपराध है? अपराध नहीं है।
क्यों? क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 93 बेटा ये प्रोविजन करता है कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं होती। आपने अच्छे आशय के साथ, अपने गुड इंटेंशन के साथ आप गए, आपने उसको वो चीज बताई तो वो अपराध नहीं है। मैंने पहले ही कहा था भैया गुड इंटेंशन है तो वो क्राइम नहीं है। तो इन द अब्सेंस ऑफ मेंसरिया, इन द अब्सेंस ऑफ मेंसरिया, दुराशय नहीं था इसलिए वो अपराध नहीं है। दुराशय नहीं था इसलिए वो अपराध नहीं है। बात समझ में है? तो मैंने क्या कहा कि अगर सारी चीजें भी हों लेकिन बेटा अगर मेंसरिया नहीं है, दुराशय नहीं है, तो वो अपराध नहीं है। क्लियर है? बात समझ आ रही? यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, बेटा इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे, ठीक है, वो भी लिख देना। उन टॉपिक्स पे मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। और हाँ, एक बात जो मेरी आदत नहीं है, बोल नहीं पाता, ठीक है, अभी याद आया, इतनी देर पढ़ाने के बाद में याद आया कि मन करे, अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको बेटा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है, ताकि जो और भी बच्चे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो इतने सोर्सेस नहीं होते। और पहली बात, मेरी आदत जानते हो, जब ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ते थे तो नंबर भी नहीं बताता मैं, अपना नाम तक तो बताता नहीं। अभी भी पूरा क्लास लेक्चर शुरू करके खत्म कर दिया, नाम नहीं बोला होगा मैंने अपने मुंह से अपना, ठीक है। तो मेरे पास इतने सोर्स नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगे तो और भी बच्चे जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो भैया उनको भी इसका फायदा मिल जाएगा। हमको मेहनत उतनी ही करनी है, चाहे 2 बच्चे देखें, चाहे 2000 देखें, चाहे 2 लाख देखें, क्लियर? हमको मेहनत उतनी करनी है। तो आप लोग का ये फर्ज है कि पढ़ो, अच्छा लगे, उसको लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा जो है शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो अभी हम लोगों ने बात कर ली दुराशय की, मेंसरिया की, ठीक है। अब देखो मेंसरिया में भी एक चीज आती है, लास्ट हम लोग लेक्चर के एंडिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो है मेंसरिया में भी इसके ऊपर हम लोग बहुत केस करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो मेंसरिया के ऊपर में अगर हम लोग बात करें, दुराशय की बात करें, तो बेटा मेंसरिया में भी एक चीज आ जाती है। हमने कहा कि अगर मेंसरिया अब्सेंट है, जो है दुराशय उपस्थित नहीं है, तो वो काम अपराध नहीं होता, क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि जहां पे बेटा जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाती है, अगर मैं बोलूं जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाती है, जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाती है, यानी कि अगर मैं कहूं कि जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी वहां पर यह देखा ही नहीं जाएगा कि बेटा मेंसरिया थी या नहीं थी। मैंने कहा अभी आपसे पहले, थोड़ी देर पहले एक लाइन क्या बोली थी कि सब कुछ हो, मेंसरिया नहीं है तो वो अपराध नहीं है, दुराशय नहीं है तो अपराध नहीं है। लेकिन अब मैंने फिर इस बात को घुमा दिया, मैंने फिर से आपसे कहा कि जहां पर बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी, जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी, ठीक है, वहां पर ये देखा ही नहीं जाएगा कि मेंसरिया उपस्थित है या नहीं है, वो क्राइम मान लिया जाएगा, क्लियर हुआ। और ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, तो देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैसे डिफाइन होती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को बेटा डिफाइन करता है क्या, आईपीसी का सेक्शन 76, आईपीसी का सेक्शन 76 नोट कर लेना। आईपीसी का सेक्शन 76 जो है वहां पर बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को बताया गया। वहां पर कहा गया कि अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी तो हम ये देखेंगे ही नहीं कि इंटेंशन आपका एविल था, आपका दुराशय था या नहीं था। क्यों? क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 76 ये कहता है द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट द मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। वो कहता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अगर आपने कोई चीज की, आपने कोई एक्ट किया जिसमें कि कानून का प्रश्न उठता है, कानून की भूल हुई है, तो वो आपको क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वहां तथ्य की बात हो रही है, तथ्य में कोई गड़बड़ी है, तथ्य को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, तो वहां पर बेटा आपको जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं बनती। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं बनेगी तो भैया मेंसरिया के अभाव में कि आपका दुराशय नहीं था, आपको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, मिस्टेक ऑफ लॉ क्रिएट हो रहा था, मैंने 2 चीज पे बेटा बात करी, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की बात हो रही है तब जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट होगी। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जहां क्रिएट होगी वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि मेंसरिया प्रेजेंट है या नहीं है, तब नहीं देखा जाएगा आपका दुराशय था या नहीं था। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात चल रही है, अगर बात चल रही है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, नोट कर लेना बेटा साथ के साथ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात चल रही है, अगर जो है तथ्य की भूल, अगर बात करता है तथ्य की भूल है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तथ्य की भूल है, तब जो है वहां पर क्षमा योग्य है। तब जो है अगर आपका दुराशय नहीं था, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, तो आपको छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ वहां पर है तब जो है आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बात समझ में आई? क्या कहा? मैंने कहा कि अभी पहले मैंने बोला था आपसे
कि अगर मेंसरिया प्रेजेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया दैट इज नॉट ए क्राइम। मेंसरिया अपने आप में अपराध नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपके दिमाग का एक्टिव डिजाइन निकाल ले कि आपने एविल इंटेंशन से किया था या गुड इंटेंशन से किया था। लेकिन यहां पर मैंने उसी बात को दोबारा फिर कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वहां पर यह देखा ही नहीं जाएगा कि आपका इंटेंशन अच्छा था या बुरा था, मेंसरिया वाज प्रेजेंट और नॉट, वहां पर दुराशय उपस्थित था या नहीं था। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कब मानी जाएगी, तो मैंने कहा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिफाइन करता है आईपीसी का 76, आईपीसी का सेक्शन 76 जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिफाइन करता है। वो कहता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है। क्या कहता है? तथ्य की भूल क्षम्य है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। लेकिन आपसे कहता है विधि की भूल क्षम्य नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। क्लियर हुआ? इसके ऊपर में कुछ केस हम लोग देखते हैं, बढ़िया केस जो आपको मिलते हैं, और आपसे पूछ भी लेता है कि निम्न में से कौन सा वाद जो है, आपसे कहेगा निम्न में से कौन सा वाद जो है दुराशय से संबंधित है, अमंग दीज विच केसेस रिलेटेड टू द मेंसरिया। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ केसेस भी हम लोग जान लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो केसेस क्या हैं? सबसे पहला आप एक केस का नाम लिखो बेटा, एक केस का नाम लिखो, एक केस का नाम लिखो। केस का नाम है, पहला केस है आर वर्सेस प्रिंसेस, आर वर्सेस प्रिंस का केस। सबसे पहले केस का नाम लिख लो, जो कि एविल इंटेंशन से रिलेटेड है, दुराशय से रिलेटेड है, दुराशय से जुड़ा हुआ जो केस है वो है आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है, आर वर्सेस प्रिंस का केस क्या है वो समझ लो। इंग्लैंड में 16 वर्ष की कम उम्र की लड़की के साथ सहवास करना जो है वो क्या माना गया है? अपराध माना गया। इंग्लैंड में ये कानून है कि अगर 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ आप सहवास करते हो तो वो जो है अपराध माना जाता है, क्राइम में कवर होता है। अब ये भाई साहब जो थे, प्रिंस भाई साहब जो थे, ये प्रिंस भाई साहब को एक लड़की मिली, लड़की ने अपनी उम्र बताई कि हम 22 साल के हैं, दोनों में प्यार हो गया, लड़की मिलने गई प्रिंस भाई साहब से, दोनों लोग जो है एक होटल में गए, होटल में रुके, वहां पे दोनों ने समागम किया। लौटते वक्त जब प्रिंस जो है लड़की को छोड़ने गया घर, प्रिंस जो है लड़की को छोड़ने घर गया तो पिताजी ने देख लिया लड़की के पिताजी ने क्या किया? प्रिंस के खिलाफ केस कर दिया गया। प्रिंस के खिलाफ जब केस कर दिया गया तो भैया प्रिंस भाई साहब पहुंचे कहां? अदालत में। प्रिंस भाई साहब जब अदालत में पहुंचे तो प्रिंस भाई साहब से कहा गया कि भैया ये लड़की जो है इसकी उम्र जो है वो 16 साल से कम है और आपने इसके साथ सहवास किया, ठीक है, तो यह अपराध है, क्राइम है। प्रिंस ने कहा भैया नहीं। प्रिंस ने कहा देयर वाज नॉट मेंसरिया, मेरा ऐसा कोई दुराशय नहीं था। उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई दुराशय नहीं था, ये लड़की मुझे मिली, इसने अपनी उम्र मुझे 22 साल बताई, इस लड़की ने अपनी उम्र मुझे 22 साल बताई, अगर मुझे पता होता ये 16 साल से कम उम्र की लड़की है तो मैं जानता हूं ये क्राइम है, मैं ऐसा काम करता ही नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा बुरा दुराशय नहीं था, मेरे अंदर कोई भी ऐसा बुरा ख्यालात नहीं चल रहा था। कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा दैट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यह तथ्य की भूल नहीं है, दिस इज द मिस्टेक ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि जहां पर यह आपको पता है कि ऐसा कानून है तो आपका यह दायित्व तो बनता था कि आप पहले पता करते कि उस लड़की की उम्र 16 साल से ज्यादा है या नहीं। आप ये कंफर्मेशन लेते कि लड़की ने कहा, आपने मान लिया, आपको पहले ये कंफर्मेशन लेना चाहिए था। आप प्यार करने से पहले उसका आधार कार्ड देखते, उसका वोटर आईडी कार्ड देखते, पैन कार्ड देखते, ठीक है, आप पहले कंफर्म हो जाते कि उसकी एज इतनी है। तो ये आपका दायित्व तो बनता था कि आप ये पता करते और आपने ये पता नहीं किया, मतलब दिस इज नॉट द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दिस इज द मिस्टेक ऑफ लॉ। उन्होंने कहा ये तथ्य की भूल नहीं है, ये विधि की भूल है, और विधि की भूल है तो भैया प्रिंस महाशय जो है इनको छोड़ा नहीं गया, इनको क्या मिली? सजा मिली। क्लियर हुआ? दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, चलो दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं भैया। अगले केस का नाम लिखो, दूसरे केस का नाम लिखो, दूसरा केस समझाते हैं। देखो दूसरा जो केस है वो है बेटा आर वर्सेस टॉल्सन का केस, आर वर्सेस टॉल्सन का केस। दूसरा केस जो है वो है आर वर्सेस टॉल्सन का केस। अब ये आर वर्सेस टॉल्सन का केस क्या था वो समझ लो। ये जो भाई साहब थे, एक मिस्टर टॉल्सन जो है, ये भाई साहब जो थे ये आर्मी में थे, देश की अपनी आर्मी में थे, देश की आर्मी में थे। ये गए युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए ये गए। वहां पर युद्ध में जो है जब वॉर चल रहा था, इनको चोट वोट लगी होगी, जब इनकी बटालियन लौट के आई तो ये मिले नहीं, उसमें बटालियन में थे नहीं।
आर्मी कैंप ने कंफर्मेशन भेज दिया इनके घर पे कि भैया टॉल्सन भाई साहब जो है वो युद्ध में शहीद हो गए। मिसेस टॉल्सन जो थी, मिसेस टॉल्सन को भी ये बता दिया गया कि भैया आपके पति अब जीवित नहीं रहे। उन्होंने आर्मी कैंप से कंफर्म किया, आर्मी कैंप ने ये इन्फॉर्मेशन उनको दी। उनके घर में जो उनके सास ससुर थे, सास ससुर ने भी कहा कि भैया अब हमारा बेटा नहीं रहा, बिटिया अब जो है ये जो है खत्म हो गए। तो मिसेस टॉल्सन ने क्या किया, मिसेस टॉल्सन ने दूसरी शादी कर ली। मिसेस टॉल्सन ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। अब जब दूसरी शादी कर ली तो ये जो टॉल्सन भाई साहब थे, ये टॉल्सन भाई साहब फिल्मी अंदाज में, ठीक है, जैसे एक मूवी देखो ना अक्षय कुमार की, पहले पता चला सैनिक मूवी थी, बहुत मतलब देखिए बहुत पुरानी मूवी थी। तो सैनिक मूवी में क्या हुआ, अक्षय कुमार मर गए, खबर आ गई, सब एक दूसरे से छिपा रहे हैं, सब बेचारे रो रहे हैं, हम अकेले अकेले चुप चुप के रो रहे हैं, कोई किसी को नहीं बता रहा। और आखिरी में देखा कि जब पता चला कि मुसीबत आई तो अक्षय कुमार फिर से लौट के आ गए। तो वैसे ये टॉल्सन भाई साहब की, टॉल्सन भाई साहब जब चले गए, ठीक है, पता चला टॉल्सन भाई साहब अब नहीं रहे, खत्म हो गए, मिसेस टॉल्सन ने दूसरी शादी कर ली। और तब तक ये टॉल्सन भाई साहब जो है फिल्मी अंदाज में वापसी आ गए। अब वापस आए तो देखा भैया शहनाई बच चुकी थी। अब मिस्टर टॉल्सन ने मिसेस टॉल्सन के ऊपर कर दिया केस। मिसेस टॉल्सन के ऊपर केस कर दिया कि भैया देखो हम जिंदा हैं और हमारे जिंदा रहते हुए इनने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। और भैया अगर एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो उसको बेटा बाइगेमियस एक्टिविटी बोलते हैं, द्विविवाह बोलते हैं, और वो क्या है, हमारे यहाँ क्राइम है। क्लियर हुआ? तो इन्होंने क्या किया, मिसेस टॉल्सन के खिलाफ केस कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट के सामने बात गई। ऑनरेबल कोर्ट ने जब टॉल्सन से कहा तो भैया मिसेस टॉल्सन ने अपना पक्ष रखा। मिसेस टॉल्सन ने कहा कि दैट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ, दैट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ। मुझे पता था कि ये कानूनन अपराध है, इट इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मैंने पता किया, मेरे पास कंफर्मेशन आया, मुझे इनके माँ बाप ने बताया, सबने बताया। जब मैं पूरे तरीके से कंफर्म हो गई कि अब ये जीवित नहीं रहे, तब मैंने क्या किया, तब मैंने दूसरा विवाह किया। तो इन द अब्सेंस ऑफ मेंसरिया, दुराशय की अनुपस्थिति में मुझे क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। और मिस्टर टॉल्सन बोले कि नहीं, मिस्टर टॉल्सन बोले कि नहीं भैया एक काम करो, आर वर्सेस प्रिंस के केस को कोर्ट करो, आर वर्सेस प्रिंस के केस में प्रिंस के केस को कोर्ट करो, और वहां पे देखो प्रिंस को दोषी ठहराया गया था, तो इन मिसेस टॉल्सन को भी क्या करो, दोषी ठहराओ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नहीं, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती थी, इनकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती थी कि ये पता करें, और इन्होंने पता किया, और जब पता किया तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा हुआ, तो दैट इज नॉट द क्राइम। सो इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया क्या किया गया, मिसेस टॉल्सन को छोड़ दिया गया। मिसेस टॉल्सन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। बात समझ में? तो ये दो महत्वपूर्ण केस थे किससे रिलेटेड, मेंसरिया से रिलेटेड, जिसमें आपको पता चला कि कब जो है हम लोग मेंसरिया उपस्थित ना भी हो, उपस्थित ना भी हो मेंसरिया, या उपस्थित हो भी, ये हम देखते ही नहीं है अगर वहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, अगर वहां पर मिस्टेक ऑफ लॉ होगी, यानी कि विधि की भूल होगी, कानून का कोई प्रश्न उठता है, कानून की कोई भूल होती है, तो वहां पर हम ये देखते ही नहीं है कि मेंसरिया है या नहीं है। लेकिन अगर विधि की भूल नहीं है, अगर वहां पर तथ्य की भूल है, तो हम देखते हैं कि भैया मेंसरिया नहीं था, इसका गलत इरादा नहीं था, तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसको क्षमा योग्य बनाया गया। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। भैया देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, ध्यान से सुनना। पहले हम लोगों ने सीखा क्या कि आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने देखा कि आईपीसी क्या है, तो इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। फिर मैंने बताया कि कोड और एक्ट में क्या फर्क होता है, दोनों चीजें वहां भी हम लोगों ने सीखी, कोड और एक्ट में क्या फर्क होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि आईपीसी कैसे बनी, कौन सा आयोग बना, उस आयोग की रिकमेंडेशन पे कब जो है आईपीसी को अप्रूवल मिला, गवर्नर जनरल ने साइन किया, कब वो है इंडिया में इम्पोज की गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आईपीसी क्राइम को डिफाइन करती है, तो हम लोगों ने देखा कि क्राइम क्या होता है, क्राइम का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि क्राइम जब हम लोग, कोई भी जज जो है डिसीजन देता है, तो कैसे काउंट करता है कि ये क्राइम है या नहीं है। तो वो हम लोगों ने सीखा कि क्राइम के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, अपराध के तत्व कौन कौन से होते हैं, कब जो है वो अपराध माना जाएगा, कब अपराध माना नहीं जाएगा। उन सारे तत्व को हम लोगों ने क्या किया, जो है यहाँ पे जो है पूरे तरीके से समझ लिया। क्लियर हुआ? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, आईपीसी का। ठीक है, कि आईपीसी जो हम लोगों ने बात करी कि अपराध है क्या, और अपराध की बात करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। अब जो है ये आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में, अगले क्लास में, जो आपका कल क्लास अपलोड होगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे आईपीसी के प्रोविजंस को पढ़ने का, यानी कि आईपीसी की जो धाराएं हैं उनको पढ़ने की हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर आईपीसी की धाराएं
पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। उस धाराओं को हम लोग क्या करेंगे, इलिबरेट करेंगे, ठीक है, उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका जो लेक्चर का मोड रहेगा वो थ्योरेटिकल ना होकर के प्रैक्टिकल रहेगा, एक एक चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, अभी मांग लोगे, जाने कितने पब्लिकेशंस के नोट्स मिल जाते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कॉपीराइट का मतलब कॉपी पे राइट करना नहीं होता। कॉपीराइट का मतलब होता है जो आपके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज कॉपीराइट। तो जो दिमाग के साथ जाएगा ना वही एग्जाम हॉल में जाएगा। तो जो चीजें दिमाग में भरनी है दिमाग में रखो, कॉपी पे नोट उतना करो जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको आवश्यकता है। बाकी पूरा डिजाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो ना? जैसे मैंने देखा कई बच्चे करते क्या, जैसे पता चला राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, देखो तो ऐसे लिखेंगे राष्ट्रपति, है ना। अभी इस राष्ट्रपति के ऊपर में देखो आप जो है बढ़िया सा, ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर ऐसे गोला बनाया जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो क्या करेंगे, पूरा जो है इसके ऊपर में फिर सफेद सूरज की देखो ऐसे किरणें छोड़ी जाएंगी, मतलब दूर से ही चमक रहा होता भारत का राष्ट्रपति है ये, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना, नोट्स बनाना है, लिखना है, ठीक है। उसमें इतनी जगह रखनी है कि कभी आपको और भी उससे रिलेटेड फैक्ट मिल जाए, उसको क्या करो तुरंत के तुरंत वहीं पे नोट कर लो। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाओगे तो 300 पेज की जो है आप टेक्स्ट बुक थोड़ी पढ़ने जाओगे उस टाइम पे जब एग्जाम पास होगा। लेकिन जो बेटा नोट्स आपने बनाया है, आप ही ने लिखा है, आप ही ने पढ़ा है, और आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो उसको रिवाइज करने में बेटा 6-7 घंटे 8 घंटे ज्यादा ना लगने का। बात समझ में आई? तो इसलिए नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा इसी वीडियो के नीचे बेटा कमेंट कर देना, ठीक है। अगले वीडियो में जब भी अपलोड होगा अगला वीडियो आपके कमेंट पढ़ने के बाद, तो उसमें जो है हम लोग करेंगे, मतलब वीडियो तो आपके चलते रहेंगे, डेली वीडियो आएगा, क्लास ये ऐसे ही चलता रहेगा आपका जब तक लाइव का सेटअप नहीं होता, ठीक है। लाइव का सेटअप हो जाएगा तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये कमेंट वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज का जो वीडियो है इसको देखना, ध्यान से पूरा समझना, कहीं भी कोई डाउट होगा आगे पीछे करके आराम से देख लेना, ठीक है। जो कोई भी डाउट होगा कमेंट कर देना, अगले वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का काम करेंगे, आईपीसी की धाराओं के बारे में जानेंगे, आईपीसी का विस्तार कहां तक है, जो भी धाराओं में बताया गया है आईपीसी के सेक्शंस में, उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मस्त आराम से होकर के पढ़ो, और ये मान लो एग्जाम कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बस जितना पढ़ा रहा हूं ना पढ़ लेना, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहना, बस आंख बंद करके। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास करके पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी मेरी है। सिर का पसीना पैर तक आ जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बात समझ में आई? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।